प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कीर्ति पटल पर आप सबका अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज 875वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 181वीं शाम है। साक्षात्कार के 53वें क्रम में आज हम सुनेंगे हमारे प्रसिद्ध कृतिकार आदरणीय श्री नीरज चंद जोशी जी, जिनका मैं संक्षिप्त परिचय यहाँ पर रखूंगा और उसके बाद उनकी बातों को हम सुनेंगे और कुछ प्रश्न भी हमारे जुड़े हुए अन्य कृतिकारों के उनके साथ होंगे। आदरणीय नीरज चंद जोशी जी लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर आनंदी जोशी जी के सुपुत्र हैं। इनके पूज्य पिताजी श्री मथुरादत्त जोशी जी, सहधर्मिणी जी श्रीमती ज्योत्सना जोशी जी और इनके बालक हैं वशिष्ठ जोशी जी। इनका पता है न्यू शेरा GIC रोड, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। जन्म इनका पिथौरागढ़ में ही हुआ है, 2 फरवरी 1984 को। इनकी शिक्षा MA, B.Ed, C.TED और U.TED उत्तीर्ण है। प्राथमिक शिक्षा में प्रोफेशनल डिप्लोमा PDPET, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड हार्डवेयर नेटवर्किंग DCAP, डिप्लोमा इन मोबाइल रिपेयरिंग, वोकल म्यूजिक, साइबर सुरक्षा, एथिकल हैकिंग। व्यवसाय इनका है विगत 15 वर्षों से विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों में विभिन्न विषयों का ये शिक्षण कर रहे हैं। साइबर क्राइम एक्सपर्ट व एथिकल हैकर, साइबर हाइजीन प्रैक्टिशनर और डायरेक्टर देवभूमि शिक्षा केंद्र के हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकों में साइबर जागरूकता एवं सुरक्षा, काव्य पारिजात, काव्य निहारिका, काव्य कुसुम, उत्तराखंड के देवालयों, लोक देवताओं पर सोशल मीडिया व समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित होते हैं। अन्य लेख एवं कविताएं पत्र पत्रिकाओं में और सोशल मीडिया व समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं। इन्हें विभिन्न मंचों से सम्मान भी मिला है। उनमें बुलंदी अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सेवा समिति द्वारा देवनागरी सम्मान, पंडित जयदेव अवस्थी स्मृति सम्मान, हिंदी साहित्य परिवार द्वारा उत्कृष्ट दैनिक रचना सम्मान, कुमाऊनी भाषा सम्मेलन में सम्मानित और DM द्वारा सम्मानित, काव्य पाठ हेतु किताब कौतिक में सम्मानित, साइबर क्राइम जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए IG कुमाऊं श्री नीतीश आनंद भरणित जी द्वारा सम्मानित भी हुए हैं। इन्होंने जो काव्य पाठ किया है विभिन्न मंचों से, जिनमें बुलंदी साहित्यिक सेवा समिति द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन में प्रतिभाग, जवाहर नवोदय विद्यालय से शिक्षक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर काव्य पाठ, उत्तराखंड साहित्य परिषद द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में प्रतिभाग, ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय व अन्य विद्यालयी व स्थानीय स्तर पर काव्य गोष्ठियों में निरंतर प्रतिभाग करते रहते हैं। तो आज के इस क्रम में मैं इस विभूति को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस पटल पर। और नीरज जी से मेरा निवेदन होगा कि वह अपने बचपन से लेकर के अभी तक के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे और उसके साथ ही अपनी प्रकाशित रचनाओं के क्रम में कुछ जानकारी हम तक साझा करेंगे। और तृतीय भाग में फिर हमारे जुड़े हुए सभी कृतिकारों की तरफ से कुछ प्रश्न होंगे। तो मैं आपका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं इस साक्षात्कार की कड़ी में। आपका स्वागत है। मोहन कीर्ति पटल में उपस्थित सभी साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा जन्म पिथौरागढ़ जनपद में हुआ। मेरी माताजी शिक्षिका हैं और शिक्षिका के बच्चे रिटायर हो चुकी हैं। प्राथमिक शिक्षा मैंने दयानंद इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ से कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा।
तो शुरुआत ही मैंने दयानंद इंटर कॉलेज से की। तो वहाँ सभी मेरे चाचा जी का स्कूल था, वो दयानंद इंटर कॉलेज गंगाधर जोशी जी का। वहाँ दयानंद का नाम जुड़ा हुआ था, आर्य समाज से जुड़े थे वो, और वहाँ सभी प्रकार के वेद पुराण उपनिषद वगैरह रखे हुए थे। तो मैं प्राय वेद पुराण उपनिषद वगैरह इन चीजों को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करता था। उसके बाद कक्षा 5 के बाद में विवेकानंद विद्या मंदिर चले गया। आरएसएस का विद्या भारती का स्कूल है, वहां से मैं आरएसएस की गतिविधियों से भी थोड़ा बहुत जुड़ा। और हाई स्कूल करने के बाद फिर मैंने इंटर मिशन इंटर कॉलेज से किया, क्योंकि विवेकानंद तब केवल 10th तक ही था। उसके बाद इंटर करने के बाद में बीसीए करने के लिए काठगोदाम चले गया हल्द्वानी। फिर बीसीए 2 साल किया मैंने, किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद आके मैं पढ़ाने लग गया अपने चाचा जी के स्कूल में, दयानंद इंटर कॉलेज में। और मुझे वहाँ कच्चा हरी कुटी भी बना रखी है उन्होंने, जहाँ कच्चा हरी बाबा आपने नाम सुना होगा, वो वहाँ निवास करते हैं कुटी में। तो वहाँ में उनके सानिध्य में कई सारे किताबें पुस्तकें मैंने पढ़ी, अध्यात्म के बारे में, वेद पुराण उपनिषद सब चीजें, इन चीजों का अध्ययन किया। उसके बाद फिर मेरा कलेक्ट्रेट में 1 साल मैंने खाता खतौनी होती है जो पटवारियों की, उनका डाटा एंट्री का काम किया। उनका जो कंप्यूटराइजेशन है खाता खतौनी, वो सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर के द्वारा किया। फिर मैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स मैंने हिल्टॉन से किया, जो सरकारी भारत सरकार का उपक्रम है हिल्टॉन, अब उसका नाम ITDA हो गया है। उसके बाद 1-2 साल वहां पढ़ाया। फिर बीएड करने में, बीएड का मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से भरा, तो मेरा नंबर लोहाघाट डिग्री कॉलेज में बीएड के लिए आ गया, सीट मिल गई। फिर 1 साल लोहाघाट इंटर कॉलेज से मैंने बीएड किया। उसके बाद मैंने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, ओकलैंड सिटी पब्लिक स्कूल और मानस एकेडमी, आर्मी पब्लिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय। और उसमें बेरोजगारी थी, जहाँ ज्यादा तनख्वाह मिली मैं आगे बढ़ते गया, जहाँ ज्यादा तनख्वाह थी मैंने पेशकश की, आगे बढ़ते गया। और जो सब्जेक्ट मिल गया मैंने लगभग सभी विषय पढ़ा रखे हैं। हिंदी भी पढ़ाया मैंने, संस्कृत भी पढ़ाया, अंग्रेजी भी, कंप्यूटर भी, साइंस मैथ्स सारे विषय मैंने लगभग स्कूलों में अभी तक पढ़ाई रखे हैं, लगभग सारे विषय। और मम्मी ने मेरी 1995 के आसपास पीएचडी की। तो उसमें ये इंटरनेट किताबों की तो व्यवस्था बहुत कम होती थी, किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती थी, आजकल तो ऑनलाइन उपलब्ध है। तो प्राय मम्मी के साथ मेरा बचपन से ही लाइब्रेरी में आना जाना लगा रहता था, बचपन से ही। जिला लाइब्रेरी है, डिग्री कॉलेज की लाइब्रेरी है, तो मम्मी अपनी पुस्तकें ढूंढती थी लाइब्रेरी में, मैं भी अपने मतलब की पुस्तकें, जैसे पंचतंत्र है, हितोपदेश है, या कुछ बच्चों से रिलेटेड या अन्य पुस्तकें पढ़ते रहता था। तो पढ़ने में मेरी रुचि बचपन से ही, माता जी के साथ लाइब्रेरी जाता था तो पढ़ने में काफी रुचि थी, किताबें मैं पढ़ते ही रहता था। और मम्मी मेरी कवियत्री थी, कविताएं लिखती थी, तो उनके साथ साथ मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। तो कविताएं पहले बचपन में भी लिखता था मैं कविताएं, वो तो फिर मैंने कहीं गायब हो गई मेरी वो कहीं, फिर मैंने उसमें ही कोई ज्यादा थोड़ी बहुत लिखी, उसके बाद ध्यान नहीं दिया, खाली वैसे ही लिखी मैंने रुचि के तौर पे। फिर अब मैं पिछले 10 साल से मैं कविताओं को अपना लिख रहा हूँ डायरियों में इधर उधर। और मेरी अभी तक 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। साइबर जागरूकता एवं सुरक्षा, एक किताब मेरी साइबर जागरूकता एवं सुरक्षा प्रकाशित हुई है। बीच में जब ये कोरोना काल आया तो उस समय भारत सरकार ने कई सारे ऑनलाइन कोर्स शुरू किए। तो एक भारत सरकार का पोर्टल है स्वयं पोर्टल, उसके थ्रू IIT जुड़े हुए हैं सारे। तो उस IIT चेन्नई के थ्रू मैंने साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का कोर्स घर बैठे ऑनलाइन किया, ऑनलाइन एग्जाम दिया, और उसमें फीस भी कुछ नहीं होती है, वो सरकारी कोर्स होता है। तो किया, तो फिर मेरा साइबर क्राइम और साइबर अवेयरनेस इसकी तरफ ज्यादा ध्यान चले गया। क्योंकि मैंने देखा कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग आजकल साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। साइबर धोखाधड़ी आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जागरूक नहीं है, जनता जागरूक नहीं है, और साइबर जो क्राइम उनके साथ हो रहा है, साइबर क्रिमिनल उनको लूट रहे हैं, पैसे की धोखाधड़ी हो रही है, कई सारे काम हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि समाज सेवा की तरफ जाते हुए साइबर जागरूकता का मैं प्रसार करूं, लोगों को साइबर जागरूक बनाऊं, जिससे वे साइबर जागरूक हो। और इसी के साथ पुलिस के साथ भी मैं जुड़ गया। तो जो उत्तराखंड पुलिस ने मुझे विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा दे रखा है,
भले ही सरकारी नौकरी नहीं है, वो कोई मंथली सैलरी वाली नौकरी नहीं है, लेकिन छोटा मोटा काम उसमें मैं करते रहता हूँ, छोटा मोटा काम, या समाज सेवा से जैसे वॉलंटियर जुड़ा हूँ समझ लीजिए आप, साइबर जागरूकता का प्रचार प्रसार ट्रेनिंग इन कामों में, और बाकी साहित्य से जुड़े रहता हूँ। और आईटीडीए में मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग भी देता हूँ, कंप्यूटर ट्रेनिंग, जैसे कंप्यूटर कोर्स चलते हैं वहाँ, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग। ये आईटीडीए भारत सरकार की आईटी विभाग की संस्था है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी, उसमें मैं ट्रेनर भी हूँ। और बाकी साइबर जागरूकता का प्रसार करता हूँ, साथ ही साथ साहित्यिक कार्यकलाप भी करते रहता हूँ। और साहित्यिक कार्यकलाप में मैं ये डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी है हमारे यहाँ के, उनका ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय है, वहाँ हर माह के अंतिम रविवार को काव्य गोष्ठी होती है, तो वहां मैंने जाना शुरू किया। तो धीरे धीरे साहित्यिक गतिविधियों में भी कविताएं लिखना शुरू किया और किताबें भी प्रकाशित कर दी। पहली किताब मैंने साइबर जागरूकता एवं सुरक्षा लिखी। साइबर जागरूकता एवं सुरक्षा है, इसमें साइबर धोखाधड़ी से बचने के सभी तरीके बताए गए हैं। जो साइबर धोखाधड़ी, साइबर क्राइम से बचना चाहता है, कैसे वो साइबर क्रिमिनल कैसे लोगों को लूटते हैं, सारे तरीके मैंने शुद्ध हिंदी में, बहुत ही अच्छी तरह हिंदी में सरल भाषा में लिखे हैं। तो इस किताब की कीमत भी कम है। इस किताब के द्वारा साइबर जागरूकता का काफी प्रसार हो रहा है, और मैंने 200 से ज्यादा किताबें मुफ्त में ये बांट दी हैं साइबर जागरूकता की। फिर मेरी ये दूसरी किताब आई, काव्य पारिजात। काव्य पारिजात में मैंने कई सारी कविताएं लिखी हैं, जैसे मैं कुछ आपको पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। पहली कविता मैंने लिखी औरत पहाड़ की महिला के बारे में। पहाड़ की महिलाएं बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत करती थी पहले, आजकल भी करती हैं। जो गाँव में महिलाएं रहती हैं, बहुत कष्ट, लकड़ियां काटती हैं, जंगल जाती हैं, खेतों में काम करती हैं। तो मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। औरत पहाड़ की मेहनत की मिसाल है, मुसीबत के वक्त परिवार की वह ढाल है, स्वरूप नव दुर्गा का है वह, मगर आज मार पलायन की झेलता उसका लाल है। कुपित होती नहीं अपने बच्चों के प्रश्न से, जवाब उसके पास है चाहे कोई सवाल है। जिह्वा में विराजमान उसके देवी सरस्वती, बनती जब कालिका दुश्मनों का काल है। करती है दिन रात हर क्षण परिश्रम वह, चलती इस तरह जैसे सिंहनी की चाल है। सामने उपस्थित हो जैसे देवी पार्वती जब, हाथ में सुशोभित उसके पूजा का थाल है। करती है पशुपालन और खेती बाड़ी वह, झुकता नहीं कष्टों में भी उसका भाल है। गुजरती नित है वो कांटों से भरी राह पर, कठिनाई सब झेल कर भी वो कमाल है। हिमालय में स्थित इस देवों की भूमि में, बनती है चंडिका वह जब होता बवाल है। संकट बहुत दूर रहते हैं उसके प्रताप से, है आशीर्वाद उसका तो हर घर खुशहाल है। इसके अलावा मैं कुछ साइबर जागरूकता के बारे में भी आपसे अपनी बातें साझा करना चाहूंगा। जैसे आजकल बहुत सारी साइबर धोखाधड़ी हो रही है, तो आपके साथ अगर कभी भी कोई साइबर धोखाधड़ी होती है, जैसे कोई आपको, बैंक वाले कभी भी किसी ग्राहक को कभी फोन नहीं करते हैं, तो बैंक की तरफ से फोन आपको कोई अपराधी कर रहा है, कोई फोन कर रहा है, आपके एटीएम कार्ड का पासवर्ड मांग रहा है, कोई और चीज मांग रहा है, अकाउंट नंबर वगैरह, तो आप समझ लीजिए कि वो साइबर क्रिमिनल है, क्योंकि बैंक कभी भी किसी को फोन नहीं करता है। और साइबर अपराध की जानकारी आप भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दे सकते हैं, 1930 उसका नंबर है, 1930 भारत सरकार का नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। और उसमें आप अन्य शिकायतें भी दे सकते हैं, जैसे आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं कोई धर्म के खिलाफ लिख रहा है, कोई लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है, सामाजिक द्वेष फैलाने का काम कर रहा है, किसी जातिगत नफरत फैला रहा है, या सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक लिख रहा है, या कोई अश्लील चीजें उसमें डाल रहा है, अश्लील वीडियो डाल रहा है, या आपसे अश्लील वार्तालाप कर रहा है, कोई गलत चीज आपको सेंड कर रहा है फोटो, तो उसकी शिकायत आप 1930 में कर सकते हैं। और आप अपना नाम भी गुप्त रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपना नाम बताएं, अपना नाम गुप्त रख के आप किसी अन्य की शिकायत भी कर सकते हैं। कोई अगर उसमें गलत चीज लिख रहा है या समाज को भड़काना चाह रहा है, कोई समाज में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, तो 1930 में शिकायत कर सकते हैं। या
साइबर क्राइम पोर्टल है भारत सरकार का www.cybercrime.gov.in। भारत सरकार का नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। इसमें आप कभी भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आपकी शिकायत पर कार्रवाई होगी। जैसे आजकल फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा आ रही है। कई बार आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती होगी कि वहाँ ये रोजगार है या कई चीजें मिलती हैं। अगर आप पुष्टि करना चाहते हैं तो हमारे भारत सरकार की एजेंसी है PIB करके, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका एक व्हाट्सएप नंबर है। उसमें अगर आप कोई भी खबर भेजेंगे तो वो फैक्ट चेक करेंगे और आपको बता देंगे। उसका नंबर है +91 8799711259 +91 8799711259। या ईमेल है इसका socialmedia@pib.government.in socialmedia@pib.gov.in। तो कोई भी आपको किसी खबर की पुष्टि करनी है सोशल मीडिया में, क्योंकि सोशल मीडिया के समाचारों का कोई भरोसा नहीं है। अखबार में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समाचार तो हम भरोसा करते हैं क्योंकि उन पे गवर्नमेंट का कानून लागू होता है। लेकिन सोशल मीडिया में लोग भ्रामक खबर भी भेजते हैं, झूठी खबर भी भेजते हैं। तो उनकी अगर आप पुष्टि करना चाहें तो भारत सरकार से के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि यह खबर सत्य है या असत्य है। इसलिए आप कोई भी खबर अगर सोशल मीडिया में मिलती है तो उसको दूसरे को सेंड न करें, क्योंकि वो खबर भ्रामक भी हो सकती है, कोई गलत भी हो सकती है, उसका गलत प्रभाव समाज पर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत फर्जी खबरें आजकल फैल रही हैं। इसमें अगर भ्रामक खबर आपने फैलाई है तो सरकार उस पर FIR भी कर सकती है। तो इसलिए इसमें जेल जाने का भी खतरा है। और साइबर जागरूकता का प्रचार प्रसार करना आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि सब साइबर क्रिमिनल बहुत आगे चल रहे हैं जनता से भी। उसके बाद मैंने लिखी अपनी पुस्तक काव्य निहारिका। ये काव्य निहारिका है। निहारिका कहते हैं नेबुला, इंग्लिश में नेबुला कहते हैं निहारिका को, जहां तारों का जन्म होता है। तो काव्य निहारिका में मैंने कई सारी कविताएं लिखी हैं। जैसे एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बेवजह दिल पर बोझ न भारी रखिए, बेवजह दिल पर बोझ न भारी रखिए, जिंदगी जंग है इसे यूं ही जारी रखिए। लोगों का हुजूम लगा रहता है मिलने को, पाल के अपने पास कोई न बीमारी रखिए। सोबत का असर जरूर पड़ता है हम पर, साथ अपने भूल से भी ना मवाली रखिए। कोई फैसला गलत तो ना कर दिया हमने, जानने को अपने पास एक सवाल ही रखिए। बिन बारिश के दोजख न बन जाए धरती, गाने को पास अपने राग मल्हारी रखिए। अगर हमला दो तरफ से करेगा दुश्मन, एक तलवार अपने पास दो धारी रखिए। सबने जाना है चार कंधों में तन्हा होकर, सबने जाना है चार कंधों में तन्हा होकर, अभी शौक से जो चाहे वो सवारी रखिए। क्या पैसों से मिलती है राह जन्नत की, कभी भी धन दौलत से न यारी रखिए। इसके बाद में एक आपको आतंकवादियों के बारे में एक कविता मैंने लिखी है, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भारत की, जो मैं सुनाना चाहूंगा। मुजाहिदीन भेजकर पाक ने कारगिल, मुजाहिदीन भेजकर पाक ने कारगिल कब्जाया, कश्मीर की चाहत में भारत में वह घुसाया। अंजाम भूल गया शायद वो पिछली जंगों का, स्वाद जब उसने शिकस्त का मुंह पर खाया। हर सैनिक भारत माता का यमदूत बन गया, उसने जब चुन चुनकर दुश्मन का खून बहाया। वीर वतन के जल पड़े जहां हथेली में रखकर, सेना ने हर आतंकी को दोजख पहुंचाया। थर थर कांप उठी सेना दुश्मन की, रणबांकुरों ने जब विजय का शंख बजाया। मातम का बादल छाया पाकिस्तानी खेमे में, तिरंगा जब कारगिल की चोटी पर लहराया। पाकिस्तानियों यह तुम अब तो जान लो, कश्मीर भारत का है अब तो मान लो। सर्जिकल स्ट्राइक को तुमने झूठ बताया, कहते हो उसमें भारत ने पेड़ गिराया। दोस्त तुम्हारे इधर भी हैं ये कहने वाले, जिन्होंने जीत कर तुमसे आधा कश्मीर गंवाया। मूर्ख हैं वो हार को जीत बताने वाले, चाइना को अक्साई चीन दिलाने वाले। शिक्षित जनता ने ठुकरा दिया है अब उनको, जिन्होंने किताबों में हार को जीत बताया। कुंडली में उनके अब शनि की साढ़े साथी है, जिन्होंने देकर धोखा हमें हार का जश्न मनाया।
उसके बाद में मंदिरों में बचपन से मंदिरों में जाते रहता था। तो मैंने मंदिरों के बारे में भी जहाँ भी मैं मंदिरों में जाता था, स्थानीय मंदिरों में या कुमाऊं के मंदिरों में, तो वहाँ के लोगों से पूछताछ करके, वहाँ के पुजारी या गांव के वरिष्ठ लोगों से पूछताछ करके मंदिरों की जानकारी पता करता था और उन मंदिरों के बारे में लेख भी मैंने लिखना शुरू किया। कुमाऊं के लगभग 1 से 1,500 मंदिरों के बारे में मैंने लेख लिख रखे हैं। अभी किताब तो नहीं बनाई है, खाली फेसबुक में लिखे हैं लेख, उनकी फोटो है मेरे पास, सारी जानकारी है। तो कुमाऊं के 1,500 मंदिरों के बारे में स्थानीय लोगों से जानकारी ली मैंने। छोटे मोटे मंदिर, जैसे बड़े मंदिरों की जानकारी तो बहुत लोगों ने लिखी है, बड़े मंदिरों की जानकारी तो आपको कई मिल जाएगी किताबों में, लेकिन जो छोटे छोटे मंदिर है उनके बारे में भी मैंने गाँव वालों से जानकारी जुटा के, लोक देवताओं के बारे में काफी कुछ लिखा है। अब उसके बारे में एक बड़ी किताब बनाने की मेरी योजना है। फिर जी और उसके बाद मैंने अपनी पुस्तक लिखी काव्य कुसुम। काव्य कुसुम पुस्तक लिखी जो मेरी पिछले महीने ही इसका विमोचन हुआ है। काव्य कुसुम, ये है काव्य कुसुम पुस्तक। इसका मैं एक मैंने राजनीति पर एक कविता लिखी है जो मैं सुनाना चाहूंगा आपको। बने जब नेता सब दलाल, होगा क्या देवभूमि का हाल। बने जब नेता सब दलाल, होगा क्या देवभूमि का हाल। ईमानदारी से नहीं भरता पेट, दोनों हाथ बटोरे माल। खुलते जितने भी टेंडर, छुट भइयों को ही होत सरेंडर। खुलते जितने भी टेंडर, छुट भइयों को ही होत सरेंडर। ठेकेदारी हुई चोखा धंधा, बेईमानी से माला माल। सबको मिलता हिस्सा, चाहे मंत्री हो या अभियंता। सबको मिलता हिस्सा, चाहे मंत्री हो अभियंता। धन सरकारी लेकर बुनते घटिया सड़कों का जाल। लूटा उत्तराखंड को हुकूमत ने घोटालों की, जैसे खेले जुआ मतदाता, चले शकुनी अपनी चाल। नौजवान करते पढ़ लिख कर तैयारी कई सालों तक, मिलता रोजगार सिर्फ उनको है जो नेताओं के लाल। कमाए दौलत कोचिंग सेंटर खुलाए जो गली गली, इंतजार में नौकरी के हुए युवाओं के सफेद रंग के बाल। विधानसभा में मिलती नौकरी केवल एप्लीकेशन देकर, विधानसभा में मिलती नौकरी केवल एप्लीकेशन देकर, फिर भी खुले घूम रहे हैं दोषी, कैबिनेट मंत्री बने दलाल। भाई भतीजावाद की दोनों दलों में चल रही है होड़, जेल जिन्हें जाना था सरकार सूबे की उन्हें रही है पाल। बने जब नेता सब दलाल, क्या होगा देवभूमि का हाल। ठगी हुई है जनता प्रदेश की, आखिर किससे करे सवाल। एक मैं अगली कविता सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है आह। कमजोर को कभी सताया नहीं करते, ताकत बेवजह अपनी नुमाया नहीं करते। कमजोर को कभी सताया नहीं करते, ताकत बेवजह अपनी नुमाया नहीं करते। यकीन अपनी मेहनत पर करने वाले, हाथ जो किसी को दिखाया नहीं करते। अंदाजा है अपनी हैसियत का जिन्हें, बाहर पांव चादर से फैलाया नहीं करते। वो जानते हैं जो अपना भला और बुरा, रिश्तों को सच्चे कभी भुलाया नहीं करते। दुश्मन हो अगर आपका भले ही कोई, मारने के बाद दुश्मनी निभाया नहीं करते। जीत मिली हो शीश उसका काट कर, फिर भी जनाजे में उसके विजय के गीत गाया नहीं करते। काम जब तक अपना पूरा होता नहीं है, इरादे किसी को अपने जताया नहीं करते। सामने मुसीबत चाहे कितनी बड़ी हो, राज विरोधी को अपने बताया नहीं करते। अपनों से आगे निकल जाने की होड़ में, हाथ देश के दुश्मनों से मिलाया नहीं करते। पहुंचकर बहुत पास मंजिल के, अपनी सोच विचार में समय बिताया नहीं करते। जिंदगी में समस्याएं जब बहुत बड़ी बड़ी हों, उस समय तिल का ताड़ बनाया नहीं करते। रसोई घर में धातुओं के जब बर्तन बहुत हों, काठ की हांडी में पुलाव पकाया नहीं करते। चाहे फायदा इसका मिल रहा कितना बड़ा हो, दूसरों की प्रसिद्धि से नाम कमाया नहीं करते। अगर आपको विजयश्री भी मिल रही हो, किसी और के कंधे से बंदूक चलाया नहीं करते। असली समझदारी इसी बात में है प्यारे, लालच की बीमारी कभी लगाया नहीं करते। धन दौलत जुए में जीतने की चाहत में, किस्मत को अपने कभी आजमाया नहीं करते। वैसे मेरा स्वभाव बचपन से अंतर्मुखी रहा है। मैं समाज में एकदम ज्यादा घुल मिल नहीं पाता हूँ, ज्यादा बातें नहीं कर पाता हूँ और बोल भी ज्यादा अच्छा वक्ता मैं अपने को नहीं मानता हूँ।
लिखता तो मैं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा भाषण में दे नहीं पाता हूँ। अंतर्मुखी स्वभाव है मेरा, इसलिए मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाता हूँ। लेकिन कविताओं के जरिए मैं अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को लोगों के सामने व्यक्त करता हूँ। तो मेरा मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं प्रतिदिन सुबह शाम 1-1 घंटे प्रणव का जाप करता हूँ, ओम का जाप। और वो ओम का जाप करके इतना आनंद आता है, इतनी खुशी मिलती है। अगर आप भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप ओम का जाप करेंगे 10 मिनट से भी ज्यादा करेंगे तो मन में इतना आनंद मिलता है, इतनी प्रसन्नता मिलती है, संतुष्टि, कि बाकी कुछ आदमी सारे कष्ट भूल जाएगा और कोई संतुष्ट इतना हो जाएगा, इतना अच्छा लगेगा उसे। वैज्ञानिकों ने भी इसका परीक्षण किया कि ओम का जाप करके क्या प्रभाव होता है। तो हमारे मस्तिष्क से डोपामाइन नामक एक रसायन है हमारे मस्तिष्क से जो यहाँ पर से निकलता है, तो उससे हमें खुशी मिलती है। ओम का जाप करके इतनी खुशी मिलती है, आनंद की, किसी और चीज के नशे की या किसी और चीज की लत की कोई जरूरत नहीं रह जाती। ओम का जाप, भगवान का नाम कहा गया है कि भगवान का नाम ओम है। ब्रह्मांड से भी ओम की आवाज निकलती है। नासा ने बताया कि सूर्य से भी ओम की ध्वनि निकलती है। तो ध्यान, योग और साहित्य रचना में ही समय बीत रहा है। और अब मैं एक अपनी दूसरी कविता सुनाना चाहूंगा। बीते हुए कल की तू ना अब बात कर, अतीत को गुजरे हुए अब ना याद कर। गलतियां भूतकाल की अक्षम है नहीं, अपने दुर्भाग्य से तू ना अब फसाद कर। जहन में देखी थी जो तूने अनंत ऊंचाइयां, उस स्वप्न के संसार को तू अब आबाद कर। भूल जा इतिहास को जो भविष्य है नहीं, अब तू फिर से भगवान से फरियाद कर। करता है मदद वो बेपनाह हर इंसान की, पवित्र मन से अंतरात्मा से तो पुकार कर। परिश्रमी के लिए कोई राह दुर्गम है नहीं, एक पल भी जीवन का ना तू बर्बाद कर। अब कर्म करते जा रहे हैं, हमारा जीवन कर्म का नाम है। कुछ न कुछ करना ही है, कर्म करते जाओ। उसमें कहा भी गया है गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। कुछ न कुछ मनुष्य ने करना है और हम भी कर रहे हैं। ज्यादा संतुष्टि, मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए, मैं सोचता हूँ। अब मैंने साइबर सिक्योरिटी की मुझे नॉलेज है, अगर मैं चाहूँ तो बाहर बड़ी कंपनियों में मुझे जॉब मिल सकता है, दिल्ली मुंबई वगैरह में काफी अच्छा जॉब। लेकिन मैं यहाँ घर में रहकर ही संतुष्ट हूँ, थोड़ा बहुत रुकी सोखी खाकर मैं संतुष्ट हूँ। ज्यादा लालच पैसे की चाह है नहीं, अपना गुजारा चल ही रहा है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मनुष्य को ज्यादा पैसे का लालच नहीं करना चाहिए। अगर उसका खाना पीना और उसका जीवन चल ही रहा है, सब उसके साधन उसके पास है ही अपने जीवन निर्वाह के, तो ज्यादा पैसे के पीछे भागना उचित नहीं है। मेरे तो ऐसे ही विचार है, इसलिए मैं ज्यादा पैसे के पीछे भागता नहीं हूँ। समाज सेवा में इधर उधर लोगों को जागरूक करते रहता हूँ कि जागरूकता, साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, इधर उधर लोगों को जागरूक करता हूँ और अपने साहित्य रचना करता हूँ। अब एक कविता और मैं आपको सुनाऊंगा, पहाड़ की नारी के बारे में। पहाड़ की नारी हर कठिनाई को पार करती है, देखभाल पशुओं की सारा घरेलू कार्य करती है। करती है दूध दुहना, घास काटना, निराई सिंचाई, वो साबित सामने सबके खुद को बार बार करती है। जाग जाती है सूरज के उगने से पहले सदा ही, नहा धोकर पूजा करके दिन की शुरुआत करती है। रखती है ख्याल खुशियों का हर किसी को कभी भी नहीं वो नाराज करती है। जुटी रहती है दिन भर खेती बाड़ी में, वो समय अपना नहीं कभी वो बेकार करती है। वक्त मिलता नहीं उसे अपने सजने संवरने का, कठिन परिश्रम से आबाद अपना घर बार करती है। करती है हर जरूरत पूरी अपने परिजनों की, तमन्नाएं अपनी पूरी करने की नहीं फरियाद करती है। देती है साथ सबका हर सुख दुख की घड़ी में, नहीं किसी को बयां दुख भरे अपने अल्फाज करती है। हाजिर रहती है मदद करने के लिए हमेशा हर किसी की, हाजिर रहती है मदद करने के लिए
हमेशा हर किसी की, कभी किसी काम से किसी के नहीं वो इनकार करती है, परवाह नहीं करती वो कभी अपने राह के कांटों की, बच्चे बड़े बूढ़ों सब रिश्तों का हमेशा सम्मान करती है। जी धन्यवाद। अब मैं कर्म के बारे में अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होता है कुआं, ज्यादा उतना जल मिलता है। आज कांटों की सेज में सोकर कल हमें महल मिलता है। विष को बचा सकते हैं भोले, उनको तभी गरल मिलता है। डुबकी घड़ी लगा के देखो, तब हमको तल मिलता है। उम्मीदों को कभी न छोड़ो, उनसे ही संबल मिलता है। मन की शक्ति जगाकर देखो, साहस उससे प्रबल मिलता है। जहां से अकेले मत टकराओ, जीतोगे जब दल मिलता है। भरोसा अपनों पर रखो, परख होगे तो छल मिलता है। ये जग ऐसा ही है प्यारे, धोखा यहाँ हर पल मिलता है। जिंदगी की हर मुश्किल का जीवन से ही हल मिलता है। हर कठिनाई से पथ की जीने का हमें बल मिलता है। धन्यवाद। मैं यात्रा करने का मुझे बड़ा शौक है, इधर उधर मैं घूमते रहता हूँ प्राय बचपन से ही मंदिरों को, पहाड़ों को, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देवभूमि कही, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, यहाँ देवताओं ने निवास किया था। तो यहाँ पहाड़ में क्राइम भी नहीं है, और स्वर्ग जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जन्मभूमि तो स्वर्ग के तुल्य है, ऐसा कहा जाता है। और वाकई में हमारा उत्तराखंड स्वर्ग के तुल्य है। यहाँ के सुंदर वातावरण में जो शुद्ध हवा है, दिल्ली वगैरह मुंबई वगैरह बड़े शहरों में तो इतना प्रदूषण है कि वहाँ जीना भी दूभर हो चुका है मनुष्य के लिए। तो यहाँ जो शुद्ध हवा है उसे लेने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब बाहर पैसा है, मेडिकल सुविधा है, लेकिन जो यहाँ शुद्ध हवा है, जो यहाँ स्वर्ग जैसी आबो हवा है, वो बाहर नहीं मिल सकती। अब मैं एक अपनी कविता सुनाना चाहूंगा जिसका शीर्षक है अंत। तजुर्बे से बात हमने अभी तक ये जानी है, जिंदगी का हर पल बहता हुआ पानी है। अंबार दौलत का लगाकर तू करेगा क्या, मौत एक न एक दिन तो तेरी आनी है। हो जा खड़ा छूले तू मंजिल तब तक, कायम जब तक तेरी काबिल जवानी है। भयभीत न हो तू रास्ते की अड़चनों से, सुख और दुख तो जीवन की कहानी है। घबरा मत अगर लगी है चोट सीने में, घबरा मत अगर लगी है चोट सीने में। जख्म ये जंग में बहादुरी की निशानी है। अंधेरी रात के बाद होना है सवेरा फिर से, मत हो मायूस अगर जीतने की तूने ठानी है। छोड़ना मत उम्मीद आखिरी वक्त तक तू, छोड़ना मत उम्मीद आखिरी वक्त तक तू। सामने चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी है, जीत न सका तो भी तू कायर नहीं कहलाएगा। रण क्षेत्र में अगर तूने अंत तक हार नहीं मानी है। अब मैं एक अपनी कविता सुनाना चाहूंगा जिसका शीर्षक है खिलाफत। परवाह नहीं जमाना कितना भी खिलाफ हो, चलना उसी राह पर जो सीधी और साफ हो। आशियाना अपना तुम छोड़ना मत कभी, आबो हवा माहौल की चाहे कितनी खराब हो। फंसकर साजिश में दुश्मन की बहकना मत, सामने परोसी हुई चाहे कितनी भी शराब हो। कपट मत जाना साकी के एहतराम में नूर के, चाहे उमड़ रहा तुम में कितना भी सवाब हो। देता है गवाही हमेशा हर किसी को ये जमीर, पीने पिलाने के शौक में यूं तू मत बर्बाद हो। कम मत समझना अपने आप को किसी से, अंधेरे को दूर करने वाले तुम आफताब हो। मांगना मदद ऊपर वाले से बेझिझक तुम, रूह और तबीयत तुम्हारी जब नासाज हो। ताकत कोई भी झुका नहीं सकती तुम्हें, दरिया दिली उसकी तुम पर जब नवाज हो। नजरअंदाज करना मत चेतावनी उनकी कभी, दुनिया और जहां में आपसे जो उम्र दराज हो। सलाह हमारी गलत अगर लगे आपको तो, जनाब की यह छोटी सी गुस्ताखी माफ हो। आजकल
बहुत ज्यादा बच्चे मोबाइल का यूज कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ बिना मोबाइल के खाना तक नहीं खाते हैं। मोबाइल उनको चाहिए हाथ में, तभी वो खाना खाते हैं। मैं देख रहा हूँ ये मोबाइल की लत बहुत ही बुरी चीज है। मोबाइल और कंप्यूटर से जो ब्लू लाइट निकलती है उससे हमारा जो समय चक्र है, जो हमारी इंटरनल क्लॉक है, हमारी जो हमारी शरीर की इंटरनल क्लॉक होती है, हमें कब उठना है, कब बैठना है, कब क्या करना है, वो बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। इसलिए सुबह उठकर और रात को सोने से 2-3 घंटे पहले तक बिल्कुल मोबाइल से दूर रहना चाहिए। अब मैं ऐसा कह रहा हूँ, मेरे बच्चे को भी मोबाइल की लत लगी हुई है, सभी को। आजकल माओ का ऐसा है, छोटे बच्चे हैं, अब उनको किसी तरह बिजी करना है, नहीं तो वो बुलाना पड़ेगा करके उनको बिजी करने के लिए अपना काम करती रही, बच्चे को मोबाइल दे देती है माए। और मोबाइल जैसे तकनीक वरदान भी है और अभिशाप भी है। अगर कोई इंटरनेट का सदुपयोग करे तो काफी कुछ वो ज्ञान अर्जित कर सकता है। इंटरनेट में हर चीज है, वेद पुराण उपनिषद या दुनिया की हर चीज, सभी तरह का ज्ञान इंटरनेट में आजकल मौजूद है। लेकिन अगर कोई उसका दुरुपयोग करे तो गलत राह में भी जा सकता है। उससे आतंकवादी बम बनाना भी सीख सकते हैं, कोई साइबर क्राइम भी कर सकता है, कोई पोर्न चीज भी देख सकता है। तो तकनीक तो वरदान भी है, अभिशाप भी है। इसलिए इंटरनेट पर हमें बच्चों पर निगाह रखनी बहुत जरूरी है। मैं तो विद्यालय में पढ़ाता था, तो इंटरनेट में अगर बच्चों को आप स्वतंत्र छोड़ देंगे, बीच में जैसे कोरोना काल हुआ तो लोगों ने बच्चों को इंटरनेट सुविधा दे दी, मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया। लेकिन जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको उनको अगर आप मोबाइल इंटरनेट की सुविधा दे रहे हैं तो अपने सामने ही उनको मोबाइल में काम करने दें। उनको अगर आप छोड़ दोगे तो मोबाइल में उनका ध्यान अगर गलत चीजों में चले गया, जैसे पोर्न वेबसाइट्स हैं या कोई क्राइम है, तो उसका बहुत बुरा प्रभाव आजकल लोगों पर पड़ रहा है। वीडियो गेम खेल रहे हैं बच्चे, लाखों करोड़ों रुपए हार जा रहे हैं अपने माँ बाप के अकाउंट के, कोई गलत सोबत में उड़ जा रहा है कहीं कोई। और आजकल तो इतने फर्जी काम इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं, कई सारे साइबर क्रिमिनल तो लड़कियों के अकाउंट बना के बैठे रहते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में। लड़कियों के नाम से अकाउंट होगा, वो आपको अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, फेसबुक रिक्वेस्ट, तो आप सोचेंगे कोई लड़की है, एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपको वीडियो कॉल किया जाएगा और वीडियो कॉल में वही जरा सा आपको उत्तेजित किया उन्होंने, नहीं वीडियो आपका बनाया, और बस। आजकल इतने ज्यादा केस हो रहे हैं ब्लैकमेलिंग के, वीडियो बना के ये अपराधी इतने ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोग शर्म के मारे पुलिस के पास भी नहीं जाते हैं। अच्छे खासे बड़े बड़े वृद्ध लोग भी इसमें फंस जा रहे हैं। इसलिए कभी भी अजनबी, कोई अनजान व्यक्ति हो, कोई अजनबी हो, उससे बात इंटरनेट के थ्रू वर्चुअल दुनिया में, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। साइबर अपराधी जगह जगह घूम रहे हैं वर्चुअल दुनिया में। आप सोचेंगे वो तो लड़की है कोई या कोई अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वो कितना बड़ा साइबर क्रिमिनल है आपको पता नहीं चलेगा। और इसलिए अजनबी की कभी आप फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करें, चाहे कोई बच्चे का अकाउंट हो, लड़की का हो, किसी नाम से आप वर्चुअल दुनिया में कोई भी आपको मिलता है तो आप कभी विश्वास न करें कि जो वो कर रहा है सच है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया में बहुत धोखा है। इसलिए तभी आप साइबर ठगी से बच सकते हैं। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आजकल की दिनचर्या लोगों की अधिकतर मोबाइल में, कंप्यूटर में, इन चीजों में ज्यादा बीतती है, तो लोग सामाजिक सामाजिक कम हो गए हैं। बच्चे भी आजकल खेलकूद कम करते हैं। बच्चे आजकल, अधिकतर लोगों के बच्चे आपने देखा होगा घरों में बैठे रहते हैं। हमारे जमाने में तो हम घर में कम रहते थे, बाहर खेतों में, कहीं कोई पेड़ में चढ़ रहे हैं, कहीं पहाड़ों में कूद रहे हैं, कहीं नीचे गाड़ जो छोटी नदियां होती है, कोई धारे में गया, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है। आजकल के बच्चे तो बस टीवी मोबाइल में चिपके रहते हैं। कई सारी उनको तभी मानसिक बीमारियां हो रही है, शारीरिक बीमारियां हो रही है, मोटापा हो रहा है। तो मोबाइल कंप्यूटर का प्रयोग सदुपयोग जो कर रहा है वो तो अच्छा ही है, लेकिन उसका अत्यधिक प्रयोग करना भी दुरुपयोग है। रात को सोने से कम 1-2 घंटे पहले मोबाइल हम यूज न करें, ऐसा हमने ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी इंटरनल क्लॉक उससे गड़बड़ा जाती है, हमें नींद भी नहीं आती। जो अनिद्रा की बीमारी है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी का रात को यूज करना। उसके कारण अनिद्रा की बीमारी होती है। अनिद्रा और मानसिक तनाव, डिप्रेशन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है।
क्योंकि उससे जो ब्लू लाइट निकलती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अब मैं एक अपनी कविता सुनाना चाहूंगा जिसका शीर्षक है वियोग। विरह में जिंदगी अगर बितानी न होती तो राधा व कन्हैया की कहानी न होती। विरह में जिंदगी बितानी न होती तो राधा व कन्हैया की कहानी न होती। होता नहीं हरण द्रौपदी के चीर का, नदियां कुरुक्षेत्र में लहू की बहानी न होती। न होता मोह बंधु बांधवों का पार्थ को, गीता कान्हा ने अर्जुन को सुनानी न होती। मांग लेता दुर्योधन साथ कृष्ण का युद्ध में, भूमिका उन्हें सारथी की निभानी न होती। चलता नहीं पता किसी को इस युद्ध का, अगर ये वेदव्यास के वंश की कहानी न होती। लिखने वाला अगर होता अन्य कोई अनवरत, गाथा युद्ध की गणेश से उन्हें लिखानी न होती। नहीं रखती याद दुनिया इन दोनों के प्रेम को, अगर मीराबाई श्याम की दीवानी न होती। बनाता नहीं मकबरा शाहजहां बेगम की याद में, ताजमहल प्रेम की उनके अगर निशानी न होती। आजकल बॉलीवुड का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो पिक्चरों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, उनकी धारणा ऐसी बन जाती है कि यही दुनिया है। वो सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य है सिर्फ प्यार करना, और माँ बाप जो बीच में बोलते हैं वो हमारे दुश्मन हो गए। ये मोबाइल, टीवी और बॉलीवुड ने इतना ज्यादा हमारे अपराधों को बढ़ावा दे रखा है। और टीवी में आप धारावाहिकों में देखते होंगे, हमारी बहू बेटियां आजकल चिपकी रहती हैं। जो धारावाहिक देखते हैं उसमें जो पात्र होते हैं, बस उन जो परिवार होगा उसमें सब एक दूसरे के खिलाफ उसमें साजिशें करते रहते हैं। तो हमारा जो नैतिक मूल्यों का इतना अवमूल्यन हो गया इन धारावाहिकों से, बॉलीवुड से, और कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। कहीं भी कोई विरोध इसका नहीं कर रहा कि बॉलीवुड पे रोक लगाओ, इन टीवी धारावाहिकों पे रोक लगाओ। तो इसको देखकर मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। सबसे ज्यादा हमारे समाज में जो क्राइम हो रहा है, जो नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है, संस्कार जो खत्म हो गए हैं, और जो महिलाएं भाग रही हैं लोगों के साथ, पुरुषों के साथ इधर उधर, सब इसका कारण है बॉलीवुड और टीवी है। और बहुत दुख की बात है कि पूरे भारत में कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा। ये बहुत चिंता की बात है। अब मैं अपनी एक कविता सुनाना चाहूंगा जिसका शीर्षक है श्रृंगार। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है। रौंदी गई जो सदा बेबस समझकर, मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है। तपाई जाती है भट्टी में जो दिनों तक, जुड़कर ईंट फिर दीवार बनती है। तपाई जाती है भट्टी में जो दिनों तक, जुड़कर ईंट फिर दीवार बनती है। बोकर खेतों में सींची जाती है पानी से, फसल पक कर ही तो आहार बनती है। भर जाता है ईर्ष्या और द्वेष जब मन में, सोच हमारी वो फिर बीमार बनती है। विचार जो निकलते हैं मन से हमारे, बोली वही हमारा व्यवहार बनती है। चारों ओर छाती है हरियाली बसंत में, खिलने से फूलों के ही बहार बनती है। मदद मांगते हैं जब मुसीबत में हम, आवाज हमारी वही गुहार बनती है। क्रोध आता है जब हमें रणभूमि में, हिम्मत तब प्रहार बनती है। सालों तक करते हैं जो काम हम, गतिविधि वो हमारा किरदार बनती है। साहस जरूरी है दुश्मनों से लड़ने के लिए, वीरता ही वीरों का अलंकार बनती है। जिससे शोभा बढ़ जाए तन और मन की, सामग्री वही देवियों का श्रृंगार बनती है। मैं कहना चाहूंगा कि समाज में जो इतने सारे समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, और जो हमारे संयुक्त परिवारों का संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं, और लोगों का पलायन हो रहा है, इस सब के लिए उत्तरदायी हम स्वयं हैं। हम मनोरंजन के नाम पे ये फुहरता को देखते हैं, बॉलीवुड तमाशा पिक्चर मूवी जिनको देखते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के लिए तो वही दुनिया होती है, उन्होंने दुनिया देखी नहीं है।
दुनिया की उनको जानकारी नहीं है, वो सोचते हैं जो टीवी में दिखाया जा रहा है वो सच है बिल्कुल। तो उसके झांसे में आके वो अपना आदर्श मानते हैं आजकल, सलमान खान को, शाहरुख खान को, इनको अपना आदर्श मानता है आजकल का बच्चा, जबकि उन्हें अपना आदर्श मानना चाहिए राम कृष्ण विवेकानंद दयानंद, इनको आदर्श मानना चाहिए। और ये हीरो को आजकल मैं खुद देखता हूँ, महिलाएं लड़कियां इसको आदर्श मान रही है, सलमान खान को, शाहरुख खान को। वो अभिनय करने वाले हैं, उन्होंने क्या देश के लिए किया है? उन्होंने अपना धंधा किया, अपना व्यवसाय किया, पैसे कमाए। हमारे आदर्श होने चाहिए स्वामी रामदेव, नरेंद्र मोदी, विवेकानंद, ऐसे लोग आदर्श होने चाहिए, रामकृष्ण। ये फिल्मी लोग आदर्श जो इनको समझ रहे हैं उन्हीं का अनुकरण भी कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है आज हमारे समाज के लिए कि पश्चिमी सभ्यता का हम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, हमारी सभ्यता पर। लोग अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। अब बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ आदरणीय नीरज जी का। जी जी आपने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और अपने कृतियों से भी हमको परिचित कराया, और सुंदर प्रतिनिधि रचनाओं का वाचन कर आपने हम सबका ज्ञानवर्धन भी किया, और जीवन के कई पहलुओं को आपने छुआ अपने इस साक्षात्कार में। और मेरा निवेदन होगा, जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन और वंदन, चरण वंदन करते हुए प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग अपनी बात रखेंगे नीरज जी के सामने, और कुछ आपके प्रश्न हों जो संक्षिप्त में जिसका उत्तर हो सके। इस सीमित समय में हम इस तीसरे भाग में सुनते हैं नीरज जी को। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार तिलक दास जी नमस्कार। आज दादी को दर्शन हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी दीदी ठीक होगी। दीदी प्रणाम, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। तिलक दास जी को बहुत देर से देख रहा हूँ, मैं क्या दीदी की दिख जाएगी अभी। मैं बहुत ही खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना की, उन्होंने स्वीकार किए, धन्यवाद। नीरज जी, चार शब्द कहूँगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज मैं थोड़ा देर से मैंने ज्वाइन किया है, तो दो लाइन बोलूंगा आपके बारे में। नीरज जी, आपका प्रभावशाली आकर्षक व्यक्तित्व, प्रशंसनीय व आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। प्रेरणात्मक सुंदर काव्य धारा भाई आपने फाइबर से भी सेलेक्ट किया, हमको सेलेक्ट किया, विशेष परिचय देकर अपना मोहन कृति पटल को कृतार्थ किया, मोहन कृति पटल को कृतार्थ किया। प्रेरक है आप साहित्य जगत के युवा वर्ग को प्रेरित होगा, युवा वर्ग प्रेरित होगा। आप सभी के मार्गदर्शकों से एक नया अध्याय प्रस्फुटित होगा। आध्यात्मिक जीवन का जिक्र किया, हम सब कृतिकारों का मार्ग प्रशस्त किया। कर्मण्यवादी का रास्ते महाफले चरण सुंदर श्लोक को प्रस्तुत किया। मैं आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके व्यक्तित्व को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीरज जी हूँ, यह पूछना चाह रहा थी कि आप कुमाऊनी में लिखना कि आप कविता हिंदी की सुनी हुई, बहुत नजाकत, नफासत और बहुत उर्दू अल्फाज में बहुत सुनने में मिली, बहुत तबियत तो खुश है। तब मैं जानना चाह रहा थी कि कुछ कुमाऊनी में जी कोई लिखी छो जब? जी कुमाऊनी में लिखी है मैंने कुछ कविताएं, मैं सुनाना चाहूंगा। एक कुमाऊनी में मैं अपनी कविताएं सुनाऊं जी। कविता का शीर्षक है चेली। धन्य छ उ मतारी जेले 40 जन्म दीछ, चेली ले घर संपन्न करना की जिम्मेदारी लीछ। अगर नी हुनी चेली को जन्म दिनो चेलान को बचुनो अपनो,
पेट काटी उनर जान कथे कोना हम पुजू केजा जेड़जा और काकी एक दगाड़ करना ब्याह केथ बधुना राखी एक मतारी बच्चान को जीवन सवार सक्ची ढाल बनी हाथ पकड़ी गाड़ गधार तारे सक्ची दिन रात हर्षण उजान लगे कर काम निमिलनो बीस कभे जीवन में दीपल आराम बलि देवेर अपना सीनान की वो छजूची घर बार ज्योतिना की रुचि ठंड गरम बरख में लगातार प्रेम श्रद्धा दया और धैर्य की मूर्त छऊ धरती में हर पुरुष की जरूरत छऊ दुखाक आंसू नले ओ कल जो अपन तिनियोची स्तनों क्यारी के सुखाक अमृत ले कलियोची धन्य छऊ उमदारी जेल 40 जन्म दीच चलिले घर संपन्न करने की जिम्मेदारी लीच। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। गोपालदा गोपालदा प्रणाम। गोपालदा प्रणाम। बहुत सुंदर प्रस्तुति। गोपालदा बताओ। प्रणाम सबको प्रणाम। पूज्य तिलका जोशी जी पूछनी क्या पूछनी उधर सवाल हाल बहुत आनंद हाल। हाँ, नीरज जोशी जी को हार्दिक बधाई। उनका जो आज साक्षात्कार हुआ वो अत्यंत ज्ञानवर्धक ही नहीं प्रेरणादायी भी रहा और बहुत सुखद आनंद हुआ कि आपकी उम्र यद्यपि मेरे बीच वाली बालिका के बराबर है फिर भी आपकी सोच और आपका जो विचार है और जो आपने नैतिक हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषय में जो बात की जो चर्चा की जो राष्ट्र और राष्ट्र के विषय में जो बातें कही उससे आपकी उम्र कम होने पर भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आपके जैसे नवयुवकों से निश्चित ही प्रभाव से हमारे समाज में जागृति आएगी उन्नति आएगी। आप जैसे जो लोग हैं कम दिखाई देते हैं ये थोड़ा सा कष्ट से कह रहा हूँ मैं लेकिन है ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि अमृत अगर एक बूंद भी है तो वो बहुत कुछ कर जाता है। वो विष के प्रभाव को कम करने में बहुत कुछ आगे होता है। तो आप उन लोगों में से हैं। आपको हार्दिक धन्यवाद। आपने 3-4 पुस्तकें जो बताएं उसमें साइबर क्राइम्स की जानकारी से संबंधित पुस्तक के विषय में आपने काफी डिटेल में बताया। वास्तव में इस पर बड़े अपराध हो रहे हैं और जैसा आपने कहा कि इतना गलत हो गया है कि एक फोन मेरे लिए भी आया था किसी मैंने तो वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सुन लिया था कि इस तरह से ब्लैकमेलिंग हो रही करके। तो एक लड़की की का फोन आता है और वो कपड़े उतार कर बातें करने लगती है तो मैंने एकदम उसे बंद कर दिया और अगर मुझे पता न होता तो मैं उससे शायद 2-4 एक प्रश्न और पूछ लेता। मैंने एकदम उसे बंद करने की कोशिश की बंद करके उसको डिलीट भी कर दिया उसके नंबर को। तो मतलब इस तरह के अपराध हो रहे हैं आजकल जिसके विषय में आपने जानकारी देकर वास्तव में बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं आप ये और इसको जागरूक करने के लिए और भी क्या किया जाए इसके विषय में आप और सोचें क्योंकि आपकी पुस्तकें तो लिखी है आपने लेकिन समाज में सामान्य जनता को ये कैसे इसका को प्रसारित किया जाए इसके विषय में क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं आप इसके बच्चों जैसे कवि गोष्ठी करते हैं ऐसे कोई गोष्ठी करके उस गोष्ठी में या स्कूलों में जाकर स्कूल के बच्चों में इस तरह की बातें अगर आप बतलाएं तो शायद वो अधिक प्रसारित और प्रसारित होगा और लोग इससे बचेंगे। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि ये कैसे होगा। आपने जो निहारिका आपने कौन सी पुस्तक बताई निहारिका कहा क्या कहा निहारिका हाँ तो उसमें आपने जो कविताएं सुनाई और अन्य कविताएं भी आपने सुनाई और कुमाऊनी मंदिरों के विषय में जो आपने कहा कि बहुत संग्रह किया है ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों के विषय में तो बहुत कुछ लिखा है छोटे मंदिरों के विषय में वास्तव में नहीं लिखा और जबकि उनका महत्व बहुत अधिक है। उनका महत्व बहुत अधिक है सामाजिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से और
कहीं कहीं पर तो राजनीतिक दृष्टि से भी वे महत्वपूर्ण है। ये मंदिर जो हमारे पर्वतीय अंचल में, चाहे कुमाऊं में हो चाहे गढ़वाल में हो, कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनका अपना राजनीतिक वो भी रहा है। उसमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए या जो हुए, उनके छिपने छिपाने का और उनके रूप बदल के रहने के स्थान भी, ठिकाने भी ये बने हैं, इसका भी पता लगाया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और कुमकुम काव्य कुसुम नामक आपने तीसरी किताब का जिक्र किया था, तो बहुत ही बढ़िया लगा। और जो कविताएं सुनाई उसमें राजनेताओं पर जो जंग किया, ये हमारे सबकी पीड़ा है। आज के राजनेता अपना घर भरने का ही काम करते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, कोई भी अछूता नहीं है इस बीमारी से और इस नैतिक पतन से। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, ठीक है हमारी भावनाएं किसी पार्टी पर अधिक अच्छी हो सकती है कि ये ठीक है, लेकिन नैतिक पतन वाले नेता लोग अधिकतर हर पार्टी में घुस गए हैं। ये गंदगी हर पार्टी में घुस गई है। कोई न किसी भी रूप में आप कहीं भी देखेगा, पद पाने के लोग अपने सिद्धांत को छोड़ दे रहे हैं और लोग अपने में मिला ले रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं हम इतने पतित तो हो ही गए हैं कि अब हमें राज्य चाहिए, सत्ता चाहिए। तो उस सत्ता और राज्य के लिए हम कुछ भी समझौता कर रहे हैं, तो ये कष्ट का विषय है। हर एक को दर्द है इसका, हर को। तो इससे कैसे छुटकारा मिले। और कभी लगता है वैसे सुधार हो रहा है, ऐसा तो मुझे भी लग रहा है कि राजनीति में स्वच्छता या शुचिता के विषय में बहुत कुछ कहा जा रहा। सौभाग्य से अभी हमारे जो नेता हैं वो बहुत कुछ इस ओर कर रहे हैं, तो शायद इससे कुछ फायदा हो, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इसी प्रकार आपने अंत शीर्षक कविता में बड़ी आशावादी दृष्टिकोण इसमें रखा, आपने बड़ा अच्छा लगा। और मोबाइल के दुरुपयोग के विषय में और टीवी चैनल्स के दुरुपयोग के विषय में बड़ी अच्छी बातें आपने बताई कि आज का हमारा नैतिक पतन का कारण जो टीवी और मोबाइल है। हमारी जो महिलाएं हैं वो भी इस बीमारी से छूटे नहीं है, अपने घरों से कहीं अन्य पर चले जा रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण यही है जो आपने बताया। तो वो हम वास्तव में महसूस कर रहे हैं, अपने समाज में इस चीज को देख रहे हैं। तो जो भी है, इन सब बातों से मुझे इतना अवश्य आनंद आया कि आपने एक युवा होकर भी आपने एक इन बुराइयों को बड़े गहराई से समझा है और उसे दूर करने की कोशिश की है। तो आपको धन्यवाद, बधाई है। और सबको बधाई है हमारे जोशी जी को, जिनकी कृपा से हम ऐसे समझदार, ऐसे प्रतिभा संपन्न लोगों से संपर्क हमारा स्थापित हो रहा है और हमसे रूबरू होते हैं। और मुझे बड़ा कष्ट रहा कि मैं इस बीच 15-20 दिन नहीं आता है, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरी विशेष जीवन मरण को उसमें चले गई थी तो बच गई और वो मेरे साथ लौट रही है। पूर्ण तरह स्वस्थ है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। धन्यवाद। धन्यवाद। जो आप कर रहे थे साइबर क्राइम के बारे में, तो मैं शिविर लगा रहा हूँ, जगह जगह स्कूलों में बताता हूँ, लोगों को समाज में, गाँव में बताता हूँ कि साइबर जागरूक बने। इसका एक ही तरीका है कि लोगों को साइबर जागरूकता आएगी अगर लोग समझेंगे कि कैसे हमें धोखा दिया जा रहा है। साइबर जागरूक होंगे तो अपने आप साइबर क्रिमिनल फेल हो जाएंगे। इसका यही उपाय है कि स्कूलों में जाकर बच्चों को समझाया जाए, गांवों में ग्रामीणों को बताया जाए कि किस तरह से साइबर धोखाधड़ी की जा रही है। उनको बता दिया जाएगा धोखाधड़ी के ये तरीके हैं, तो वो खुद ही साइबर जागरूक हो जाएंगे, साइबर क्राइम से बच जाएंगे। तो सभी जगह इसका प्रचार प्रसार करना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। धन्यवाद। यही मैं कह रहा था कि इसको स्कूलों में जाकर, जगह जगह जाकर इसका प्रचार प्रसार करना जरूरी होगा। बहुत सुंदर। और क्योंकि समय हमारे पास कम है, मैं अन्य हमारे जुड़े हुए समस्त गीतकारों से निवेदन करता हूं कि संक्षिप्त प्रतिवाद प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे।
चलिए आज शायद पूरी नहीं है। एक प्रश्न और मैं नीरज जी से पूछना चाहता हूँ। जी जी नीरज जी एक बार मुस्कुरा के दिखा दीजिएगा, हमें हंसना भी अच्छा लगता है। आपका मुस्कुराहट चेहरा हमने नहीं देखा, थोड़ी मुस्कुरा दीजिएगा, हमें हंसे बिल्कुल नहीं, थोड़ी मुस्कुराइएगा। जी जी बहुत अच्छा, धन्यवाद 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 सर। तो बहुत सुंदर आज का यह साक्षात्कार रहा, ज्ञानवर्धक और प्रेरणास्पद। मैं नीरज जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शारदा माता से निवेदन करता हूँ कि उनकी लेखनी निरंतर चलते रहे और वो सुखी हो, हेलो, नमस्कार नीरज जी। स्वस्थ रहे। हाँ, स्वागत शीला जी, अभिनंदन आपका, प्रणाम आपको। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी जी, शीला जी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। नमस्कार सर, थोड़ा ये सिग्नल की दिक्कत ज्यादा ही हो रही है कुछ। मेरी बात बात पहुंच पा रही है, तो मैं नीरज जी से एक प्रश्न कर रहा हूँ कि आपको जो सर कुमाऊनी में कब रुचि जागी? जी नीरज जी, यहाँ एक प्रश्न है कि कुमाऊनी भाषा में लिखण या पढ़ण कब आपको शुरुआत करी और वो कब प्रेरणा मिली, तो यह थोड़ा जान चाहूँ जी। कुमाऊनी में मैं ये जान चाहती कि नीरज जी हाँ कि आपको जो से कुमाऊनी भाषा में कब लिखण? जी कुमाऊनी जब कुमाऊनी भाषा सम्मेलन शुरू हुए, ये डॉक्टर हयात सिंह रावत जी ने कुमाऊनी भाषा सम्मेलनों की शुरुआत सम्मेलन कर रहे हैं बार बार, और डॉक्टर सृष्टि कौली जी भी कर रहे हैं यहाँ आदली कुशली की जो संपादक है। तो कुमाऊनी भाषा सम्मेलनों में मेरा प्रतिभाग करने का अवसर मिला, तो मैंने सोचा कि कुमाऊनी में भी मैंने लिखने की कोशिश करनी चाहिए, और तो धीरे धीरे कुमाऊनी में मैं कविताएं भी लिख रहा हूँ। तभी से शुरुआत की, जब से कुमाऊनी भाषा सम्मेलनों में प्रतिभाग किया। बहुत सुंदर जी। चलिए, अब मुझे लगता है कि प्रश्न लगभग पूरे हो चुके हैं और आदरणीय हमारे तिलक राज जी, हमारे कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय हर्षमुख जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी आदि लोगों का भी मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इस कड़ी में अपने सुंदर प्रश्नों को भी इस पटल पर रखा और कुछ और जानकारियाँ हमारे समक्ष आई। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। विशेष आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय नीरज चंद जोशी जी का। बहुत बहुत आभार, आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से इस साक्षात्कार के लिए समय निकाला, हम सबका ज्ञानवर्धन किया। मैं आपको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, प्रणाम, जय हिंद। जी आपका बहुत बहुत आभार, सभी लोगों को प्रणाम, जय, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार।